अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं अब्दुल और इंडियन रिएक्ट टीवी के और एक रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उस वीडियो की टाइटल है हाउ पाकिस्तान एक्चुअल ओन द वर्ल्ड। तो इस वीडियो को फुल्ली एक्सप्लेन किया है गौरव ठाकुर, यूट्यूब चैनल है इसका एक, और ये जो वीडियो है वो ये बहुत ही वायरल वीडियो है। तो आज इस वीडियो को हम देखेंगे। क्या लगता है दोस्तों, क्या एक्चुअली पाकिस्तान वर्ल्ड जीता है? तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जान पाएंगे। तो आइए वीडियो को करते हैं रिएक्शन। और रिएक्शन शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को रिएक्शन शुरू करते हैं। क्यों पाकिस्तान असल में ये वॉर जीत गया? ऑपरेशन सिंदूर से एक बात तो बिल्कुल तय हो गई कि भले ही मैदान जंग में भारत की जीत हुई हो, लेकिन असल जीत तो पाकिस्तान की हुई है। क्या अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हमें जो भी कहानी बताई जा रही है वो सिर्फ आधी सच्चाई हो? क्या अगर हमारी मीडिया, हमारी गवर्नमेंट हमसे झूठ कह रही हो और असली सच्चाई ये है कि हम वॉर जीते ही नहीं? तो पाकिस्तान का दिन के उजाले में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। हिकमत अमली और मुंह तोड़ जवाब से हर पाकिस्तानी खुशी से निहाल है। पाकिस्तानियों के जश्न जारी है। कई इंडियंस आज ये बात मानते पूरा हैं, झूठी चाइना, खबर है टर्की, पाकिस्तान कतर और इवन कुछ हद तक यूएस जैसे देश तो इस नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है, मगर इंडिया की सबसे बड़ी हार। 7 मई 2025 के दिन इंडिया ने पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ये तो हम सब जानते हैं, बट जो बात हम नहीं जानते वो ये है कि पाकिस्तान ने भी हमें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, उधमपुर एयर बेसिस को उड़ा दिया। इंडिया के 3 रफाल जेट्स को मार गिराया। इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम, जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो तो पाकिस्तान के सामने टिक तक नहीं पाए। पूरा झूठी खबर है। S-400 सिस्टम तबाह कर दिया। एक और बड़ी कामयाबी, एक और बड़ी लगता ललकार। तो नहीं है मुझे। नहीं, आप सुनो, और भी है। पाकिस्तान के एरी टीवी के न्यूज आर्टिकल ने यह क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडिया का S-400 और दूसरे इंडियन रेडार सिस्टम्स और इन टोटल इंडिया में 26 लोकेशंस को डिस्ट्रॉय कर दिए। आज के तारीख में हमारी एक लेडी पायलट तक पाकिस्तान के गिरफ्त में है। क्योंकि सिंदूर वाली आ गई है ना, एक लेडी पायलट जो हमने पकड़ ली है। अब वो आर यू कंफर्मिंग दैट अब्दुल्ला साहब? आर यू कंफर्मिंग ये पूरा झूठ है गाइस, पूरा झूठ। पाकिस्तान के नेवल ऑपरेशंस भी इतने फेक सक्सेसफुल नैरेटिव कि फैलाता इंडियन है नेवी तक उनका मुकाबला ही नहीं कर पाई। पाकिस्तानी हैकर्स ने तो हम पर इतने घातक वार किए कि हिंदुस्तान की 70% बिजली बंद हो गई। हमारे देश में अंधेरा ही छा गया। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने। वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या सब कुछ तो करके टेक्नोलॉजी दिखाया। में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। सो अंत में इंडिया के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हमें मजबूरन यूएस के पास जाकर सीज फायर की गुजारिश करनी पड़ गई। हमारे फॉरेन मिनिस्टर बेचारे S जयशंकर जी को तो पब्लिकली पाकिस्तान से माफी तक मांगने पड़ गया। आज मैं वेश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। हमने विचार किया था कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट हो गए हैं। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी ज़मीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। और तब कहीं पर जाकर 10 मई को पाकिस्तान के ये पीएम ने generated अपनी होगा आवाम को वीडियो। बधाई देते हुए ये ऐलान कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान की जीत हो गई है। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी के साथ साथ पूरी पाकिस्तानी कौम की फतह है। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का फौज से मोहब्बत का अपना अंदाज। तो क्या लगता है, ये तो पूरा AI जनरेटेड वीडियो लगता है मुझे। भारत ने आपको जो क्या सबसे लगता है? बड़ी उनसे कैलकुलेशन गलत हुई है वो ये हुई है कि उसको हमारी अफवाज का पता नहीं चला कि हमारे पास स्किल्स और टेक्नोलॉजी क्या है। आप मानो या ना मानो, लेकिन आज तक पाकिस्तान का बच्चा ये मानता है कि 1999 का कारगिल वॉर और 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान की जीत हुई है। मूत पीने वाले ये कारगिल की मार भूल गए हैं। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। 1947 की जंग हुई, पाकिस्तान जीता। अच्छा? क्यों? उसके पास कलमे की ताकत है। कारगिल मैं एज एन आर्मी चीफ आई एम प्राउड। पहली दफा हिंदुस्तान को मैं बहुत फख्र से कहना चाहता हूँ, गर्दन से पकड़ लिया था हमने। इनफैक्ट कई प्रोमिनेंट इंटरनेशनल मीडिया ने तक यही रिपोर्ट किया है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वॉर जीता, और यही मेरे हिसाब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी जीत है। देखो, पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अलग गेम ही खेल रहा है, और वो गेम है नैरेटिव कंट्रोल का। सिर्फ नेशनली अपने देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी।
आज के जमाने में एक जंग सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मेरे और आपके मोबाइल फोन्स में भी लड़ी जा रही है और इसमें पाकिस्तान हमसे जीत रहा है। ये एक ऐसा डेडली 6th जनरेशन प्रोपोगेंडा वॉरफेयर है जिसमें खुद इंडिया के साइबर सिक्योरिटी चीफ ने एक्सेप्ट किया है कि भारत इस जंग में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। चलो समझते हैं कि हम इसमें पीछे क्यों हैं एंड व्हाई दिस वॉर मैटर्स टू। भारत को यह पंगा लेना बहुत महंगा पड़ा है। पाकिस्तान ने जवाबी वार में एयरबेस उधमपुर को तबाह कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट तबाह कर दिया है। पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर केजी टॉप तबाह कर दिया। उड़ी में भारत के सप्लाई डिपो को भी मलिया मेट कर दिया है। ये है इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ऑल्सो नोन एज ISPR, जो ऑन पेपर पाकिस्तानी मिलिट्री की PR एजेंसी है। उनका काम है मिलिट्री रिलेटेड न्यूज को पब्लिश करना और सिविल मिलिट्री रिलेशंस को मैनेज करना, मगर रियलिटी में ये पाकिस्तानी मिलिट्री का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट है अगेंस्ट इंडिया। ISPR की शुरुआत 1949 में ही कर दी गई थी और इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने शहबाज खान, एक पाकिस्तानी आर्मी के कर्नल, और तब से लेकर आज तक यानी मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी तक ISPR को हमेशा पाकिस्तानी मिलिट्री ने ही लीड किया है। अक्सर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के मिलिट्री ऑफिसर्स पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी से ही ISPR को ऑपरेट करते हैं। इनके अंडर में 2 मेजर जनरल्स अपॉइंटेड होते हैं, जिसमें से एक डोमेस्टिक मीडिया ऑपरेशंस को हैंडल करता है और दूसरा फॉरेन कम्युनिकेशन को। अब ISPR के सारे ऑपरेशंस मेजरली इन 3 विंग्स में डिवाइडेड है, जिनका सोशल मीडिया नैरेटिव्स को शेप करने में एक मॉन्यूमेंटल रोल है। मैनेजमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स विंग, जिसमें प्रेस रिलीजेस को हैंडल करना, मीडिया इंटरैक्शंस आ गया। प्रोडक्शन एंड कंटेंट क्रिएशन डिवीजन, जिसमें फिल्म्स, ड्रामास और म्यूजिक को प्रमोट करना है मिलिट्री के नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए। मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस विंग, जो मॉनिटर करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिया को पब्लिक सेंटिमेंट्स को गेज करने के लिए और नेगेटिव परसेप्शंस को काउंटर करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए 1965 वॉर के पॉइंट पर वापस से आते हैं। क्या आप जानते हो हर साल 6 सितंबर को पाकिस्तानी डिफेंस डे मनाते हैं 1965 वॉर जीतने की खुशी में। और कोई नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की एक न्यूज आउटलेट द नेशन ने ISPR के प्रोपोगेंडा को एक्सपोज करते हुए यह आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया कि 1965 वॉर हारने के बाद आयूब खान की डिक्टेटरशिप रेजीम और पाकिस्तानी आर्मी को जनता के विद्रोह से बचाने के लिए ISPR ने वॉर जीतने की झूठी रिपोर्ट छापनी शुरू कर दी थी। आप बस इमेजिन करो ISPR का पाकिस्तानी मीडिया पर किस लेवल का कंट्रोल है। आज तक पाकिस्तान के सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पब्लिकेशंस, स्पीचेस, ब्रॉडकास्ट और तो और बच्चों को स्कूल टेक्स्ट बुक्स में तक यही पढ़ाया जाता है कि 1965 का वॉर पाकिस्तान जीता था। बुजुर्ग जानते होंगे 1965 की जंग में इंडिया की फौज जंग जो है वो हार गई। किस वजह से? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके दिल के अंदर एक खौफ डाल दिया। अब ISPR ये काम करता कैसे? इसे बहुत ही जल्द हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि इंडिया फेक न्यूज को बस्ट कैसे करता है। आज के समय में इंडिया के स्पेशल साइबर सेल्स AI मॉडल्स और डेटा साइंस का यूज करके मिस इन्फॉर्मेशन को मशीन लर्निंग, एल्गोरिदम, सेंटिमेंट एनालिसिस और रियल टाइम OSINT टूल्स से कंटिन्यूसली काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि यही तो नया बैटलफील्ड है जहां पर टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा वेपन हो गया। और इसीलिए AI, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग जैसे स्किल्स सिर्फ हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, गवर्नेंस, डिफेंस, ये स्किल्स लिटरली आज हमारे देश को बचाने का काम कर रहे हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई ये आज मोस्ट इन डिमांड प्रैक्टिकल स्किल्स बन चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी का मेन मकसद क्या है, और वो है इंडिया को किसी भी तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा विलन बताना। क्योंकि अगर इंडिया विलन है तो पाकिस्तानी आर्मी नेचुरली एक मसीहा की तरफ पोजीशन हो सकती है, जो कि उनकी जनता को विलन से बचाने के लिए हमेशा तैनात रहती है। आपको स्कूल में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। क्या दुश्मनी है इंडिया की और हमारी? वो कहता है कि हम मुस्लिम ना रहे और सारे इंडियन बन जाए। दिमाग में इंडिया को लेकर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ख्यालात है? दुश्मन है हमारे, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा हमारे से हारता रहा, नफरत फैलाता है। हमारे वहाँ पे मुसलमान बहन भाई हैं, वहाँ पे जुल्म करते हैं उनपे। हमारी आर्मी दिल्ली की गेट पे जाके पाकिस्तान का झंडा लगा। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। अब ये बात वहाँ की जनता के दिमाग में अच्छे से इंडोक्ट्रिनेट करने के लिए ISPR में कई सारे यूनिट्स बनाए रखे हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था प्रोडक्शन एंड कंटेंट क्रिएशन डिवीजन। इसके तहत ISPR हिलाल जैसे मैगजीन्स को छाप के जनता के मन में एंटी इंडिया और प्रो मिलिट्री नैरेटिव्स को फैलाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। हिलाल मैगजीन ने ही इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बहुत एग्रेसिव पॉलिसी बताया था, जिससे पाकिस्तान पर खतरा मंडरा सकता है।
नेक्स्ट, इंडिया में 2007 में जो समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग्स हुए थे, उसमें हिलाल मैगजीन ने यह पब्लिश किया कि मुस्लिम्स के हथियारों को इंडियन कोर्ट्स ने आजाद छोड़ के रखा हुआ है क्योंकि वो हिंदूस थे। और इसीलिए आप देखते होंगे जब डिबेट्स होते हैं तो जो पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये समझौता एक्सप्रेस का ही एग्जाम्पल कई बार देते हैं। इसके अलावा कश्मीर पर तो आए दिन ये ऐसे न्यूज छापते ही रहते हैं कि कश्मीर में इंडियन आर्मी मासूम मुसलमानों की किलिंग्स करवा रही है, इंडियन सोल्जर्स कश्मीरीज पर जास्ती और जुल्म कर रहे हैं वगैरह वगैरह। वेल, बात ऐसी है ना, ISPR के ही तहत पाकिस्तान जो प्रोपोगेंडा वॉरफेयर कर रहा है वो एक काफी सीक्रेटिव प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टली उनकी मिलिट्री और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI द्वारा ऑपरेटेड है और इसीलिए ये न्यूज इतना ओपनली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। बट इनके इस सीक्रेट प्रोपोगेंडा सेल के बारे में हमें जितने भी प्रूफ्स मिले वो सब मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ताकि आप उस पर खुद भी स्टडी कर सकते हो। सो ये तो हुई पाकिस्तानी मैगजीन्स की बात। अब मूवीज के थ्रू भी सिमिलर नैरेटिव को पुश किया जाता है। जैसे 2019 में ही एक ISPR प्रोड्यूस पाकिस्तानी सीरियल ऐद है वफा में विंग कमांडर अभिनंदन को वीक बताया गया था। मेजर हुमायूं, अभिनंदन, क्या कर रहे थे आप हमारी हवा में? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट मेजर। यू आर सपोज टू टेल मी एवरीथिंग विंग कमांडर। मैं बाथरूम जाना चाहूंगा मेजर। अभी से? अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी वार नाम की, उसमें भी यही दिखाया गया कि इंडिया कश्मीर में टेररिस्ट अटैक्स करवा रहा है और पाकिस्तानी फोर्सेस इंडियन टेररिस्ट से कश्मीर की जनता को बचा रही है। The team also killed this man, Sanjay Bharadwaj, a first contact low-level raw operative. And our intelligence sources indicate that a high-level independent contractor has been hired to carry out one of the biggest terrorist attacks in the history of Pakistan. अब ऑफ कोर्स ये तो मैं आपको सिर्फ कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं ताकि आप गेम समझ सको, बट आपने एक और एक चीज नोटिस की होगी कि अक्सर कई बार इंडिया में भी कुछ ऐसे मूवीज बन जाते हैं, तो क्या इसके पीछे भी इन्हीं पाकिस्तानी सेल्स का लिंक हो सकता है? वेल, ISPR की मेन ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भी मैं स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा ताकि आप बाद में रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट, प्रोडक्शन एंड कंटेंट क्रिएशन डिवीजन के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि ISPR में एक और यूनिट भी है, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस विंग, जिसके तहत तो ISPR ने एक फुल फ्लेज डिजिटल आर्मी और इंटरनेशनल नेटवर्क ही खड़ा कर दिया है जो मिनटों में इंडिया से जुड़ी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को वायरल कर देता है। और एक और एक इंटरेस्टिंग बात, इस डिजिटल आर्मी में एक मेजर रोल है पाकिस्तानी इंटर्न्स का। यह है पाकिस्तान के रिसेंट ISPR इंटर्न्स की एक टीम जिनके बारे में इसी साल खुद पाकिस्तान टुडे ने ही प्राउडली पब्लिश किया था। एक रिपोर्ट के हिसाब से तो मेजर जनरल आसिफ गफूर के लीडरशिप में पिछले एक साल में 1000 से भी ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट इंटर्न्स को हायर किया गया है जिन्हें इंडिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए ट्रेनिंग मिल रही है। इन युवाओं को लिटरली ये बताया जा रहा है कि वो सरहद पे लड़ने वाले फौजियों के बराबर है क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ इंफॉर्मेशन वॉर लड़ रहे हैं। कैसे? हर महीने इन इंटर्न्स के बीच में एक कंपटीशन रख दिया जाता है, एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाने का कंपटीशन। यस, सुनकर में भी हैरानी होगी बट ISPR हर महीने एक कंपटीशन रखता है जिसमें अब तक 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर चुके हैं। रूल्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, उन्हें इंडिया के खिलाफ प्रोपोगेंडा कैंपेन्स रन करना होता है और अल्टीमेटली जिसके भी पोस्ट या ट्वीट्स या वीडियोस सबसे ज्यादा वायरल होंगे, एंगेजमेंट मिलेगा, लाइक्स, कमेंट, शेयर्स मिलेगा, वो ये कंपटीशन को जीत जाता है और उसको इनाम के तौर पर पाकिस्तान के फौजी फाउंडेशन में एक जॉब ऑफर मिल जाता है। अब ये करने के कई तरीके हैं, उसमें हम 2 फेमस तरीकों को डिस्कस करते हैं जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। पहले केस में ISPR इंटर्न्स को कुछ प्रोमिनेंट इंडियंस जैसे सोल्जर्स, लीडर्स या ब्यूरोक्रेट्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल शेयर करता है। इन इंडियन अकाउंट्स को लेकर इंटर्न्स को कंट्रोवर्शियल मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी होती है। जैसे अभी हाल ही के लड़ाई में ही टॉप इंडियन ऑफिशियल्स को फायर करने की न्यूज सर्कुलेट हो रही है। मोदी सरकार ने जनरल DS राणा को फौरी तौर पर ओहदे से हटाकर काले पानी की सजा। लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार के विरुद्ध कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए, लेकिन यदि आप X पर जाकर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ का अकाउंट देखें तो वह आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि ऐसा पोस्ट तो किया ही नहीं गया। याद रहे ये प्रोपोगेंडा है। फिर पहलगाम अटैक के बाद इंडियन आर्मी में इंटरनली एक बड़ी दरार आ चुकी है। ऐसी न्यूज भी बीच में वायरल हो रही थी। S जयशंकर का तो फेक अपॉलॉजी वीडियो वायरल हो रहा था। आज मैं देश भर से क्षमा मांगने आया हूँ। पाकिस्तान ने हमें ऐसा करारा जवाब दिया है कि हमारी अपनी जमीन पर बगावत के बीज बो दिए हैं। वीडियो गेम के वीडियोस यूज करके बताना कि पाकिस्तानी आर्मी ने इंडिया को कितना नुकसान पहुंचा है और अब तो AI का भी इस्तेमाल करने लग गए ये लोग। ये सब कुछ ISPR के ही इंटर्न्स की टीम कर रही है।
अब दूसरा तरीका जो ये फॉलो करते हैं वो है टूल किट सिस्टम। डिफेंस एक्सपी ने 2023 में एक टूल किट बस किया जो पाकिस्तान की ISPR ने इंडियन रिपब्लिक डे पर इंटरनली शेयर किया था। इसमें उन्होंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को #26 जनवरी ब्लैक डे ये हैशटैग फैलाने के लिए कहा और उसके साथ कौन से पोस्ट या वीडियो वायरल करने हैं वो सारा मटेरियल भी ISPR ने ही इसी टूल किट में अटैच करके रखा था। और इसीलिए अगर उस दौरान आपने देखा होता तो सभी ट्वीट्स में आपको यही हैशटैग दिखता। अच्छा, अब नेशनल न्यूज के अलावा मॉनिटरिंग एंड मीडिया विंग इंटरनेशनल नैरेटिव्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इसीलिए इसके बाद एक्टिवेट हो जाती है पाकिस्तान एफिलिएटेड इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज। इस वॉर में भी आपने ये देखा होगा कि ISPR ने जितने भी फेक न्यूज प्रोपोगेट किया, जैसे कि इंडियन रफेल गिरे, इंडियन फीमेल पायलट को गिराकर कैप्चर कर लिया है, उन सबको अल जजीरा और चाइना डेली ने भी पब्लिश किया। Our Indian fighter jet Teja Rafale have been shot down. A female pilot has been taken into custody. We don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated. पाकिस्तान ने सीज फायर के 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये इसी स्ट्रैटेजी का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है। ISPR ने इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के साथ सीक्रेट टाइप्स कर रखे हैं, जिससे कई इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन भी पाकिस्तान के फेक नैरेटिव को एक ग्लोबल नैरेटिव बना देती है। इसे आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूरोपियन एंड अमेरिकन स्टडीज में पब्लिश रिपोर्ट्स के हिसाब से 2015 में टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगान ने अपने साइबर डिफेंस कमांड के टॉप एडवाइजर्स के साथ मिलकर ट्रोल आर्मी नाम की एक डिजिटल आर्मी बनाई थी, जो ग्लोबली उनकी एक पॉजिटिव इमेज पेश करके उनके न्यू ऑटोमन कैलिफेट के सपने को साकार करने में उनकी मदद करे। लेकिन जब इंटरनेशनली ये कैंपेन इतनी सक्सेसफुल नहीं साबित हुई, तब फिर 2015 में टर्की ने एक नया रास्ता चुना, पाकिस्तान के ISPR के साथ कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेशन टू बिल्ड अ सीक्रेट आर्मी ऑफ मर्सिनरी जर्नलिस्ट अगेंस्ट इंडिया। कई क्रेडिबल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से 2015 में टर्की और पाकिस्तान ने एक जॉइंट इन्फो वॉर पैक्ट साइन किया, जिसके तहत पाकिस्तान की ISI और टर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT मिलकर TRT वर्ल्ड और एनाडोलू एजेंसी जैसे मीडिया आउटलेट्स के साथ एक एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा नेटवर्क खड़ी कर रही है। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2015 से 2017 के बीच टर्किश मीडिया हाउसेस ने वेस्टर्न जर्नलिस्ट को निकालकर पाकिस्तानीज और कश्मीरी जर्नलिस्ट को इतने एग्रेसिवली हायर करना स्टार्ट किया कि आज TRT वर्ल्ड जैसे मीडिया हाउसेस के एडिटोरियल और स्ट्रेटेजिक रोल्स में 1/4 पोजीशंस पाकिस्तानीज और कश्मीरी से ही भर गए। इसमें अब चाइना भी बिल्कुल पीछे नहीं है। जुलाई 2023 की ही न्यूज़ है, जिसमें खुद पाकिस्तान ने ही ओपन मीडिया में अनाउंस किया कि अब चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर लड़ने वाला है। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि पाकिस्तान अब एक इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल भी खोलने वाला है, जो कि वेस्टर्न नैरेटिव्स को काउंटर करेगा और पाकिस्तान की पोजीशन को सॉलिडिफाई करेगा। एंड 0 मार्क्स फॉर गेसिंग, ये चैनल कंप्लीटली चाइनीज फंडेड ही होगा। दोनों पाकिस्तान और चाइना मिलकर ऑलरेडी एक रैपिड रिस्पांस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नेटवर्क भी चला रहे हैं, जो स्पेसिफिकली CPEC के नैरेटिव्स को भी कंट्रोल करता है। यानी कि CPEC के खिलाफ अगर कोई भी न्यूज़ हो तो RRIN इमीडिएटली उसके काउंटर आर्टिकल्स पब्लिश कर लेता है। बट चाइना और टर्की, ये तो मैंने आपको सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल्स दिए। पाकिस्तान की मिनिस्ट्री खुद ही ऑफिशियली बोलती है कि उनकी नेशनल न्यूज़ एजेंसी का 40 से भी ज्यादा देशों के साथ न्यूज़ शेयरिंग एग्रीमेंट है। अब इस नेटवर्क का यूज एंटी इंडिया नैरेटिव पुश करने के लिए जरूर हो रहा है, क्योंकि रिसेंटली ही न्यूज़ 18 ने एक्सपोज किया था कि ISPR, BBC, अल जजीरा और TRT वर्ल्ड, इवन एक फ्रेंच न्यूज़ पोर्टल लेमॉन्ड और न्यूयॉर्क टाइम्स तक एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा फैलाने में कई दफा कंट्रीब्यूट कर चुका है। एंड आपने भी कई बार ये नोटिस किया ही होगा कि कई इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर हर इशू पर पता नहीं क्यों पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, लेकिन फिर भी इन्हें बहुत सपोर्ट मिलता है। Here's the BBC's article on the attack. It uses the word terror 3 times, but not once to describe what happened yesterday. The attack was carried out by gunmen, not terrorists, gunmen. And finally, you have the Turkish outlet TRT. Their headline takes the prize. Multiple tourists killed in Kashmir shooting incident. और हर बार इंडिया को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया जाता है, जैसे इंडिया पता नहीं कोई वाकई में किसी डिक्टेटर का देश है। India operates on 2 fuels, corruption and connection. अब ऑफ कोर्स इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के गेम में सबके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। कोई भी ये पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए नहीं कर रहा है। टर्की इस्लामिक वर्ल्ड का नया कलीफ बनना चाहता है। चाइना इंडिया को काउंटर करके ग्लोबली अपने डिफेंस सिस्टम्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। और US रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल पैलेस्टीन वॉर में ग्लोबली बदनाम होने के बाद
इंडिया पाकिस्तान वॉर में यूएस पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि वो अब एक ग्लोबल पीस मेकर है। मे भी शायद ट्रम्प जी का ये भी प्लान हो कि इस साल के एंड तक मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। और इसी के साथ दूसरी बात, इंडिया अगर इस वॉर को जीत भी जाता तो ग्लोबली इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस और स्टैचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता, क्योंकि पूरी दुनिया ये देख लेती कि हमने एक न्यूक्लियर पावर्ड देश को हरा कर दिखा दिया, वो भी बिना न्यूक्लियर एस्केलेशन के। सो जाहिर है इससे यूएस का साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस सीवियरली कम हो जाता और इंडिया की एक परसीव्ड इमेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तीसरा, अगर पाकिस्तान इस वॉर में खत्म हो जाता तो इंडिया को बैलेंस में रखने वाला यूएस का सबसे कीमती औजार पाकिस्तान ही टूट जाता। पूरी दुनिया जानती है कि यूएस ने ही टाइम इन एंड टाइम अगेन फंडिंग्स और मिलिट्री सपोर्ट देकर पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पनपने दिया है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. इसके 2 रीजंस है, क्योंकि पाकिस्तान पैसे फेंकने पर कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है, और फिर वो अपने ही टेरिटरी में सांपों को पालने की भी बात क्यों ना हो। और दूसरा रीजन, इससे इंडिया को बैलेंस में रखा जा सकता है। चौथी बात, पूरे वॉर के दौरान फ्रेंच रफेल और रशियन S-400 मिसाइल्स की मार्केटिंग हो रही थी, जिससे यूएस वेपन्स की डिमांड कम होने के चांसेस थे, जो यूएस नहीं चाहता। और ये बात भी सब जानते हैं कि यूएस अर्न्स अ लॉट फ्रॉम वॉर्स। इनफैक्ट वेपन ट्रेड तो यूएस की इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट है एंड यूएस कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इट। ऐसे और भी कई रीजंस है जिसके लिए लिटरली एक पूरा अलग ही वीडियो बन सकता है। बट द मेन पॉइंट इज कि पाकिस्तान के सपोर्ट के दौरान सभी देश अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं, सब अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। बट ऑल इन ऑल ISPR का ये प्रोपोगेंडा वॉरफेयर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, जिससे मैदान पे ही ना सही लेकिन सोशल मीडिया में लोगों के दिमाग में इंटरनेशनल नैरेटिव शेप करने में पाकिस्तान वॉर जीत जाता है। मगर हमारा देश हमेशा इसमें ही मार खा जाता है। हम पाकिस्तान को कितना भी फोड़ दें रियलिटी में, लेकिन दुनिया के सामने ये न्यूज़ जाता है, जैसे आप ली मॉन्ड के आर्टिकल को ही देख लो, वो ये बता रहा है कि यार पाकिस्तान ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स ज्यादा ट्रेंड थे इंडियन पायलट से। सो फ्रांस और यूरोपियन कंट्रीज में ये खबरें पहुंच रही है। इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी ने इसको कश्मीर के एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। उनके वर्ड्स में, पाकिस्तान एक ही इशू को 3 अलग अलग रीजन्स में 3 अलग अलग तरीके से बेचता है। लिटरली पाकिस्तान न्यूज की मार्केटिंग करता है। यूरोप में कश्मीर को ह्यूमन राइट्स वायलेशन के एंगल से दिखाया जाता है। इस नैरेटिव के तुरंत बाद ही वहां के एनजीओज जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं कि इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स के जरिए प्रेशर में लाने के लिए इस्लामिक वर्ल्ड में सेम इशू को पाकिस्तान टारगेटेड मुस्लिम किलिंग्स के रूप में प्रेजेंट करता है। इससे OIC जैसे मुस्लिम नेशंस में सिंपैथी जनरेट होती है और इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन या स्टेटमेंट्स पास होते हैं। और साउथ एशिया रीजन में तो पाकिस्तान इसी इशू को रीजनल इंस्टेबिलिटी का प्रूफ बताता है। ये नैरेटिव नेपाल जैसे पड़ोसी कंट्रीज के मीडिया में एको होता है, जहां पर इंडिया को एग्रेसर की तरह दिखाया जाता है। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ ही काफी नहीं होता, परसेप्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन पाकिस्तान ने ISPR के थ्रू एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया है जहां पर हर बार इंडिया को एक विलन बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, चाहे वो कश्मीर हो, माइनॉरिटीज का इशू हो या क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हो। और जब ये नैरेटिव बार बार रिपीट होता है मीडिया हाउसेस में, ह्यूमन राइट रिपोर्ट्स में या ग्लोबल फोरम्स पर, तो दुनिया के कई न्यूट्रल या अनइन्फॉर्म्ड कंट्रीज उस नैरेटिव पर बिलीव करने लगते हैं। साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, अगर आप झूठ को भी 10 बार बोलोगे तो वो सच लगने लगता है। इससे पाकिस्तान को अलायंसेस बनाने में भी काफ़ी ट्रस्ट मिल जाता है। और जब पाकिस्तान बार बार इंडिया को एक इनटॉलरेंट वायलेंट कंट्री दिखाता है, डिक्टेटोरियल कंट्री दिखाता है, तो कई कंट्रीज हेजिटेट करने लगते हैं इंडिया के साथ ओपन पार्टनरशिप्स बनाने में, इंडिया को ओपनली सपोर्ट करने में। देखो, जस्ट थिंक अबाउट इट रैशनली, पाकिस्तान इंडिया को डिक्टेटोरियल बताता है, जबकि पाकिस्तान से बड़ा डिक्टेटोरियल कंट्री तो इस दुनिया में कोई नहीं है। बट दुनिया का ऐसा परसेप्शन नहीं है। वेल, ये है प्रोपोगेंडा की ताकत। और यही प्रोपोगेंडा वॉरफेयर तो रशिया के साथ US कर रहा है और इजराइल के साथ पूरा मिडिल ईस्ट कर रहा है। तभी तो कई सारे देश रशिया और इजराइल का पर्सपेक्टिव जाने बिना उन्हें एग्रेसर समझ रहे हैं। आप खुद ही सोचो, ऐसा क्यों है कि हमारे देश के ही कई सारे लोग #AllEyesOnRafah की स्टोरीज तो फटाफट अपलोड कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर अपने ही देश पर अगर कोई आपदा आती है तो खुद के ही देश को ओपनली सपोर्ट करने से पहले 100 बार कतराते। आप सोचो, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज ओपनली अपने टेररिस्ट बैकिंग गवर्नमेंट को सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंडियन सेलिब्रिटीज खुल के अपने देश को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी जनता के साथ आज हमारे देश के भी कई सारे लोग पाकिस्तान के ही प्रोपोगेंडा का शिकार बने हुए हैं। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि वो बैटलफील्ड पे हमें बिल्कुल नहीं हरा सकता,
और इसीलिए वो बैटलफील्ड बदल चुका है। नाउ इट्स अ वॉर ऑफ नैरेटिव्स। वो हर बार ISPR के जरिए एक भ्रम बेचता है, एक ऐसा झूठ जिसकी आवाज सच से ज्यादा होती है, लेकिन हम छुपे रह जाते हैं और चुप रह जाते हैं। लेकिन फिलहाल चुप रहना सिर्फ हमारी एक कमी नहीं है, बल्कि एक बड़ा क्राइम हो जाएगा, क्योंकि अगर यही नैरेटिव वॉर पाकिस्तान हमेशा जीतता चला जाएगा तो उसके सामने हमारी जीत, हमारा सच भी हारी नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके बारे में कुछ नहीं कर रही। जितनी चीज़ें मीडिया में आने दी जाती है उससे कई ज़्यादा चीज़ें बैक एंड पर चल रही होती है। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से एज सिविलियंस, एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम क्या कर सकते हैं? हमें सबसे पहले तो पाकिस्तानी एजेंडा का शिकार बनना ही बंद करना होगा, ज़्यादा अवेयर होना होगा और इंडिया के पर्सपेक्टिव, इंडिया के स्टैंड्स को पूरे कन्विक्शन से दुनिया के सामने लाना होगा। हमें गर्व से अपना सीना चौड़ा करके पूरी दुनिया को बार बार याद दिलाना होगा कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया जैसी सेफ डेमोक्रेटिक कंट्री और कोई नहीं है। भूलिए मत, इंडिया की आबादी और इंडिया की यूथ पॉपुलेशन पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है। अगर हम सब मिलकर पाकिस्तान के इन फेक नैरेटिव्स को अपना कुछ समय निकाल कर या बस सही वीडियोस को भी शेयर करके सपोर्ट करेंगे तो इनके फेक नैरेटिव्स की आग में हम पूरा समुद्र बहा देंगे। सो बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिए कि कितनी पावर तो हमारे हाथों में भी है। और इंडिया से बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपको भी इस प्रोपोगेंडा वॉरफेयर में हिस्सा लेना होगा। आपको पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना होगा और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल बनाने होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक कतर जैसी छोटी कंट्री अगर अल जजीरा बना सकती है तो इंडिया जैसा एक बड़ा अपकमिंग सुपर पावर क्यों नहीं बना सकती? एंड विद दैट थॉट इन माइंड, thanks for watching this video. See you very soon. Jai Hind. Before I end this video, do consider checking out Scalar's free live masterclass. Also, अभी 17th May को Scalar पर एक काफी इंटरेस्टिंग मास्टरक्लास भी होने वाला है about the difference between data science, machine learning and artificial intelligence. आप भी उसे चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वीडियो में जब गौरव ठाकुर ने एक्सप्लेन कर रहा था तो पहले मुझे लगा कि ये तो पाकिस्तान का जो फेक न्यूज़ के उसके ऊपर उन्होंने सपोर्ट कर रहा। तो जब धीरे धीरे वो वीडियो को एक्सप्लेन करने लगा तब मुझे समझ में आया और उसका पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजी है क्या है तब मुझे समझ में आया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।